बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम के रहनुमा ने अदम एतमाद के वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वक्त कमर बाजवा के किरदार पर इसे कहते हैं कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और जो पीडीएम और साथ साबिक़ आर्मी चीफ की जानिब से इस बात की बार बार इसको रिफ्यूज़ किया जा रहा था और मुस्तरद किया जा रहा था। पीडीएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने किस तरीके से उनको बेनकाब किया है, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि सेक्रेटरी सिंध असम्बली के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और चूंकि जरदारी माफिया हो और वो करप्शन ना करे, और सिंध असम्बली करप्शन का, जिस तरीके से सिंध हाउस इस्लामाबाद करप्शन का गढ़ बन चुका है, तो सिंध असम्बली का क्या हाल होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं 2022 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो कबाड़ा किया है और बर्बादी की गई है। 2022 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1184 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के सम्राट हैं जो पूरी कौम भुगत रही है। मैं समझता हूँ कि 2022 में दो बड़े साने थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया और धकेल दिया पाकिस्तान को अंधेरों में। एक तो रजीम चेंज ऑपरेशन है, और उसके ज़रिए और अमरीकी साजिश, और जो यहाँ पर मौजूद सहूलतकार थे उनकी वजह से जो इमरान खान को हटाया गया अदम एतमाद के ज़रिए, और 155 सीटों वालों को हटा के 80 सीटों वालों को नाफिज किया गया। और जो खुद और जिनको 80 सीटें भी 2018 में बतौर तोहफा दी गई थी, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में मुलजिम थे और फिर उनको एनआरओ दिया गया। तो ये बहुत बड़ा सानिया था जिसने पाकिस्तान के हज़ारों गरीबों के मुंह से नवाला छीन लिया। मईशत, आज आपने फैसलाबाद में देखा होगा, गरीब मजदूर घंटा घर पर खड़े होकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। जो गरीब गोश्त नहीं खा सकते थे वो कम से कम सब्जी तो खा सकते थे, सब्जी भी उनके पहुंच से दूर चली गई है। दालें उनके पहुंच से दूर चली गई हैं। पेट्रोल है, डॉलर कहाँ 272 में बिक रहा है। तो इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है जो इन्होंने हमारे साथ किया। और दूसरा बड़ा साने, बहुत साने हैं लेकिन दूसरा बड़ा साने अरशद शरीफ का कत्ल है। अरशद शरीफ शहीद को जिस तरीके से बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया, ये भी बहुत बड़ा सान्या है। और फिर इसी के आगे तनाजुर में हम जब देखते हैं कि जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, जो गैर इंसानी सलूक किया गया सियासी वर्कर्स और साफियों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा सान्या है। और उसमें फिर जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, 2022 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1184 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए साल 2022 इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ, जिसमें KSE 100 इंडेक्स में 9% कमी रिकॉर्ड की गई। जबकि आलमी सतह पर अगर इसका मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 स्टॉक मार्केटों में 7वें नंबर पर आ गया। ये जुल्म किया है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 10 स्टॉक मार्केटों में 7वें नंबर पर रहा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक साल 2022 में हुकूमत की तब्दीली और सियासी कशमकश जारी रही, और महंगाई और मुआशी मुश्किलात को बदतरीन से जो तरीके से तबाह किया गया, जिसके मनफी असरात स्टॉक मार्केट में भी देखने में आए और मजमूई तौर पर मनफी रुझान गायब रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 44,596 पॉइंट्स की सतह पर था। साल 2021 के एंड पर 44,596 पॉइंट्स की सतह पर था, जो साल 2022 के अख्ताम पर 40,420 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। यानी साल भर में इंडेक्स 4,176 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। और फिर कहते हैं कि मईशत भी अच्छी जा रही है और डॉलर भी बेहतर हो रहा है। ये सारे का सारा जो जुल्म किया गया। इसी तरह मंदी के सबब मार्केट की सरमायाकारी मालियत में भी 15% कमी हुई, जिससे सरमायाकारों को शेयर्स की कीमतें गिरने के बाद 1184 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि हिस्से की जो लेन देन है शेयर्स की, उसके लिहाज से औसत यौमिया कारोबारी हुजम भी पिछले साल के मुकाबले में 59% कम रहा। यह है रजीम चेंज ऑपरेशन के सम्राट जो इस मुल्क को दिए गए। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया के 10 खराब कारकर्दगी दिखाने वाले स्टॉक मार्केटों में पाकिस्तान भी शामिल है। साल 2022 में श्रीलंका की स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी सबसे खराब रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर घाना, तीसरे नंबर पर रूस,
चौथे नंबर पर वियतनाम, पांचवें नंबर पर वियतनाम, ताइवान, छठे नंबर पर कीनिया, सातवें नंबर पर मंगोलिया और आठवें नंबर पर पाकिस्तान रहा। और ये जो फहरिस्त है ये इसके बाद फिर जनूबी कोरिया और बाकी आते हैं। माहरीन का कहना है कि मुआशी मुश्किलात आइंदा साल भी बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि इलेक्शन साल होने की वजह से अगर सियासी कशमकश ख़त्म होती है और सियासी इस्तेहकाम आता है तो तभी मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान को और नुकसान होगा। और ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं इन्होंने हमारे मुल्क को, और मैं वो देख रहा था शहबाज शरीफ कहते हैं अदम एतमाद से पहले कि अगर हमें 6 महीने मिल जाएं तो हम हर तरह की तबाही ख़त्म कर देंगे, और अब बेशर्मी की हद देखें कि कहते हैं कि अगले 5 साल मिल गया तो हम ठीक करेंगे। और कहते हैं मैं 30 साल का गंद 6 माह में 8 माह में कैसे साफ करता, वो 30 साल का गंद बिखेरा भी तो आप लोगों ने है, और अभी भी आप की तरफ से ही सारा कुछ किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ तो सिवाय घड़ी के आपके पास कुछ आपके हाथ आया कुछ नहीं है, तो इमरान खान ने क्या किया है? और कौम को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, कौम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। दूसरी जानिब जो एक सोशल मीडिया पर मईशत से मुतल्लिक मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया। आप देखें, इनकी सोच देखें कि दुनिया कहाँ पहुंच गई, हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, और कहते हैं जी कि आप सच भी बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इसको नाम दिया गया है कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, अल्लाह की शान है, जहां हमारी पूरी लीडरशिप बैठी है, कहा गया कि मुल्क के डिफॉल्ट करने के बयानिए को दुश्मन का एजेंडा करार दिया गया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, और तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात का जायजा लिया गया, जिसके बाद शुरा ने गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी, और सोशल मीडिया पर मईशत से मुतल्लिक मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की है। और उन्होंने कहा कि जी जो मुल्क की मईशत है इसके खिलाफ बात नहीं करनी, मतलब यह है कि आप तबाही भी करें और तबाही को हम तबाही भी नहीं कह सकते, और हम कहें कि क्या बात है 2022 का जो साल है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला, इस पे फिर शायद ओहदा भी मिल सकता है, जैसे नजम सेठी जैसे लोगों को ओहदा मिला है तो आप तारीफ करेंगे। शाहिद अफरीदी ने तारीफ की, उनको ओहदा मिल गया, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम गलत को सही कह दें तो फिर तो क्या बात है। अगर गलत को गलत कहेंगे तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और आप इसके ऊपर धमकियां देने पर उतर आए हैं कि अगर कोई मईशत के हवाले से बात करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी जानिब सिंध असम्बली में भर्तियों से मुतल्लिक जो एक अहम इंकशाफ सामने आया है, गैर कानूनी भर्तियों और प्रमोशन के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया है नैब कराची ने। सेक्रेटरी सिंध असम्बली उमर फारूक समेत खानदान के 14 अफराद से तफसीलात तलब की गई हैं, और ये मामला पहले सिंध हाई कोर्ट में गया था, वहां से फिर नैब को रेफर हुआ। नैब की जानब से सेक्रेटरी सिंध असम्बली की अहलिया 2 बेटों और 3 बेटियों के असासों की तफसीलात तलब की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार से रिकॉर्ड तलब किया गया। सेक्रेटरी असम्बली के करीबी साथियों का भी रिकॉर्ड मांगा गया। सेक्रेटरी असम्बली सिंध असम्बली जो जरदारी माफिया के घर का फर्द है, नैब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, चूंकि ऑर्डर आया उस ऑर्डर पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने सिंध असम्बली के सेक्रेटरी को पकड़ा है, उसके खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये बेनकाब हो रहे हैं और इनको ये लगता है हमें कोई नहीं पूछेगा, अदालतें कुछ ना कुछ करती रहें, तो इनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो 2023 का साल है वो खैर व बरकत का होगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से इंशाल्लाह निकाला जाएगा, और जल्द इलेक्शन होंगे और ये जो मुआशी सियासी इस्तेहकाम आएगा तो तब भी मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। अब जो बड़ी दिलचस्प और अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जो साबिक सेनेटर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनकी जानिब से एक प्राइवेट टीवी चैनल पर एक एक्सक्लूसिव एक उनका जो इंटरव्यू नशर किया गया है, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है बिलावल जरदारी की बूट पॉलिश के हवाले से भी और शहबाज शरीफ और पीडीएम के हवाले से भी। उनकी जानिब से कहा गया, जो एक्सक्लूसिव उनकी एक आज इंटरव्यू दिया गया है, कहते हैं जी कि कमर बाजवा ने जो साबिक आर्मी चीफ हैं तहरीक अदम एतमाद में पीडीएम की मदद की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने यह दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीडीएम की मदद की थी, और उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो न्यूट्रल नहीं थी। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने में पीडीएम का अपने कोई कारनामे थे या किसी की मदद हासिल थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, पीडीएम की जो मदद थी वो एस्टेब्लिशमेंट और कमर बाजवा की तरफ से की गई, और उन्होंने ही इस अदम एतमाद को कामयाब किया। पीडीएम के
دلوں میں اتنا پانی نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو ہٹا سکتے یا عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق اب تمام باتیں اور شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ کو توسیع دینے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق آرمی چیف کو توسیع دینے کے لیے 12 منٹ کے اندر ایک قانون سازی کی گئی، اس میں ہماری عدالتوں کا کیا کردار تھا، جو چیزیں آئین کا حصہ نہیں تھیں اس کو باقاعدہ لیگلائز کروایا، اور کہتے ہیں کہ ہماری جماعت اور باقی جو جماعتیں جو بڑی تڑیاں لگاتی تھیں، نون لیگ اور نواز شریف، اور گالم گلوچ کرتے تھے، 12 منٹ میں سارے جو یہ سیاستدان تھے یہ پاؤں پڑ گیا، اور انہوں نے 12 منٹس میں قمر باجوہ کی جو مدت ہے کی توسیع میں ایکسٹینشن کی قانون سازی کروائی، اور کہتے ہیں کہ دعویٰ کیا کہ قمر جاوید باجوہ خود اپنی مدت میں توسیع کے خواہاں تھے، اس لیے یہ قانون بنایا گیا۔ بلاول زرداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا، پیپلز پارٹی کے رہنما نے، اب ان کو سابق رہنما کہا جائے یا موجودہ رہنما، سابق سینیٹر ہیں وہ، کہ سابق آرمی چیف کو مدت میں توسیع کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ تھا، اختلافات کے باوجود تمام سیاستدان آنن فانن قانون پر متفق ہو گئے تھے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اب آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ انہیں اکٹھا کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2022 میں کہا گیا ہم نیوٹرل ہیں، لیکن ادارے آج بھی نیوٹرل نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو پرویز الہی کو بھی کہا گیا کہ وہ پرویز الہی تو خود یہ بات مانتے ہیں کہ سارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا چیئرمین تھا اور اہم معاملات نوٹس بھی لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بطور چیئرمین انسانی حقوق کی کمیٹی کام سے خوش نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی بہت سے معاملات کا نوٹس لیا، شاید اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں سے خوش نہ ہو۔ میں نے حیات بلوچ قتل کیس کا نوٹس لیا اور اس وقت آئی جی ایف سی کو کمیٹی میں طلب کیا تھا۔ میں نے سندھ کے شاعر کے بیٹے کا رینجرز کی جانب سے اغوا کا نوٹس لیا اور پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں کے خلاف کیسز کا بھی نوٹس لیا۔ میرے کام سے شاید یہ تاثر گیا کہ میں اپنے کام کو کچھ زیادہ سنجیدہ لے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ محسن داوڑ اور علی وزیر کے معاملے کا بھی نوٹس لیا تھا، جبکہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو بلاول نے دباؤ میں آ کے بیان واپس کیا، آسما جہانگیر کانفرنس میں جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا تھا وہ بھی اس نے دباؤ میں آ کر واپس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات کنفرم بتا رہے ہیں کہ بلاول زرداری بھی بوٹ پالشیا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے بھی سینٹ کے عہدے سے ہٹایا اور مجھ سے میرا عہدہ لیا گیا۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو آسما کانفرنس تھی اس میں بھی، آسما جیلانی کانفرنس، اس میں بھی جو بلاول زرداری نے بیان دیا تھا اور اگلی شام کو شرمندگی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی جب ان کو بوٹ پڑے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان واپس لیا۔ تو اب یہ کیونکہ پی ڈی ایم کے اب انہوں نے یہ ریزائن تو ان سے 1 مہینہ پہلے لیا گیا ہے، جب اپریل میں عدم اعتماد تھی تو اس وقت یہ بھی سندھ ہاؤس میں تھے اور یہ سارے معاملات کو تو دیکھ رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں تھے، بلاول زرداری اور آصف زرداری کے قریبی لوگوں میں سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کس کا کردار تھا تو اب پی ڈی ایم کیسے مکر سکتی ہے کہ نہیں ہم نے جمہوری طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے، یا جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ جمہوری طریقے سے ہیں، یا جو رات کو عدالتیں کھلی ہیں اب ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔